और फिर आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई सबको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रित करें। जी दिनेश भैया। जी, आदरणीय दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से व्यवहार के आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, सुप्रभात। आदरणीय योग शिक्षक जी और हमारे मार्गदर्शक योगाहार की इस कड़ी को सृजित करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब जी को सादर प्रणाम और सुंदर योग की कक्षा लगातार पिछले दिनों से आप आगे बढ़ा रहे हैं और ये योग की कक्षा आप सबके माध्यम से निरंतर 3 वर्ष पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं और आज 933वें दिवस पर आपने पुनः योग कराया। इसी श्रृंखला में जब हम योग के बाद आहार पर चर्चा करते हैं और आहार यानी हमारे जीवन की विशेष पहलुओं के साथ-साथ इसकी जो अलग-अलग डायमेंशन हैं, अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, उन पे हमेशा चर्चा होती रही है। आज 933वें दिवस पर 933वें मुख्य अतिथि की उपस्थिति है और जो 933वें मुख्य अतिथि हैं हमारी आदरणीय बहन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के थल क्षेत्र से हैं और वो उत्तराखंड का वही जनपद जहाँ अभी कुछ ही दिन पूर्व आदरणीय हमारे मार्गदर्शक योगाहार के वरिष्ठ आदरणीय पवन सर ने हमें लाइव दर्शन कराया था। वहीं पे मेल डुंगरी जो थल में पड़ता है गांव, वहां से आदरणीय रेखा जोशी जी आती हैं और रेखा जोशी बहन का परिचय करवाया हमारे योगाहार के आदरणीय सदस्य डॉक्टर डी शर्मा सर ने। हालांकि उनसे कल वार्तालाप व्हाट्सएप के थ्रू हुई थी, अभी वो जुड़ने वाले होंगे और वो जुड़े उनसे पहले मैं संक्षेप में आदरणीय बहन रेखा जोशी जी के बारे में बताऊं कि उत्तराखंड का जो सीमांत जिला है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में मेल डुंगरी जो गांव है, वहां पर एक खूब उद्यमी बहन रेखा जोशी ने अपनी नौकरी के साथ-साथ अपनी खेती-बाड़ी सँभाली, दुकान सँभाली, मत्स्य पालन किया, कीवी की फसल को उगाया और मशरूम का उत्पादन शुरू किया और ये उत्पादन उन्होंने शुरू करने के साथ-साथ एकल व्यवस्था नहीं अपनाई, समूह के साथ कार्य आगे बढ़ाया और मुख्य बात ये है कि इस कार्य के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो संभवतः उनको पहले खेती का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जो ललक ने उन्हें खेती करना सिखाया और खेती के दूसरे क्षेत्रों में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ी। लेकिन उससे पहले वो हरियाणा जालंधर से थी। जब वहाँ से गाँव आई तो किस तरह से उन्होंने एक सफलता की कहानी आगे गढ़ी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय रेखा बहन जी को निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी खेती-पाती के बारे में बताएँ और किस तरह से आपने लगभग सैकड़ों स्वयंसेवी जो ग्रुप हैं उनको भी अ, संगठित किया है और बहनों के साथ कार्य आगे बढ़ा रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर डी शर्मा सर ने आपका परिचय कराया था, उनकी उपस्थिति भी हो गई है। वो बीच में आपसे अ, संपर्क भी करेंगे यानी संवाद भी करेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय रेखा बहन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आप बताइए कि किस तरह से अपने परिचय के साथ आप आगे बढ़ी हैं? जी।
जी धन्यवाद सेमवाल जी। आपने आज के इस योगाहार कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके अवसर प्रदान किया और मैं इस कार्यक्रम में जुड़े डीडी शर्मा जी, पवन कुमार सर और सभी हमारे वरिष्ठ जनों का को प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। मेरा नाम जैसा कि आपने परिचय करवा ही दिया है, रेखा जोशी है। मैं पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में एक पिथौरागढ़ जिले के मेलडुंगरी गांव से हूँ। तो सर यहाँ शुरुआत में तो सर ऐसा था यहाँ जो हमारे पुराने परंपराएं थी, जो पुरानी हमारे खेती बाड़ी चली आ रही थी, लोग उसी को करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या था कि बंदरों का कुछ समय पहले से बंदरों का इतना आतंक हो गया कि यहाँ पे कुछ हमारी जो खेती बाड़ी थी वो फसल को नष्ट कर देते थे। तो इससे हमारी जो मेहनत है, हमारे गांव की महिलाओं की मेहनत है, सब बर्बाद जा रही थी, कुछ हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे संभावना देखी, मैंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जो बंदर भी नष्ट न कर पाए और हमको कुछ आमदनी हो हमारे खेतों से। तो इसीलिए हमने फिर मछली पालन की एक छोटा सा लक्ष्य रखा। हमने सोचा देखो मछली पालन करके कैसे हम अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने मत्स्य विभाग से संपर्क किया मैंने और ज़्यादा जानकारी नहीं थी, संपर्क करके एक छोटा सा तालाब उनके सहयोग से मैंने बनवाया। तो मछली पालन में पानी हमारे यहाँ बहुत है और क्योंकि डाउन का एरिया है हमारा, पानी बहुत है हमारे गांव में। मछली पालन से सर हमें 1 साल में अच्छी आय प्राप्त हुई, जो कि हमारी खेती-बाड़ी से कहीं ज़्यादा थी। तो इससे मैंने फिर और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, गाँव में कुछ रोज़गार नहीं है, उनको भी प्रेरित किया। मैंने कहा देखिए मैंने एक छोटी-सी कोशिश की है, आप भी इस तरह अपना मछली का एक पॉन्ड बना के अपना आजीविका बढ़ा सकते हो। तो मैंने फिर समूह की महिलाओं को, युवाओं को, सबको प्रेरित किया। तो आज हमारे गाँव में बहुत सारे मत्स्य पालन के तालाब भी बने हुए हैं और युवा रोजगार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैंने अपने भी खुद मेरे 3-4 तालाब हैं और जिससे मैं मछली पालन का काम कर रही हूँ पिछले 8 वर्षों से। और उसके साथ-साथ सर एक हमें उद्यान विभाग से कीवी के पौधे दिए गए शुरुआत में 6-7 साल पहले। उस टाइम सर हमें कीवी कैसा होता है ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हमने फल देखा भी नहीं था, खाया भी नहीं था। एक पौधा मिला, उन्होंने बोला कि आप लगा के देखिए इसको, बहुत अच्छा है, इसको बंदर भी नहीं खाते हैं। तो मेन तो यही था कि बंदर ना खाएँ ऐसी चीज़ हमने लगानी थी। तो हमने उस टाइम 6 पौधे हमें प्रोवाइड किए गए थे कीवी के। हमने उन पौधों को लगाया मैंने और खूब उनकी अच्छे से देखभाल की। जब उनमें फल आना शुरू हुआ, तो वाक़ई में बहुत ही स्वादिष्ट फल था और जो उसके फ़ायदे मैंने देखे, फ़ायदे भी बहुत अच्छे उसके लाभ थे और मेन बात ये थी कि उसको बंदर भी नहीं खा पा रहे थे। बंदर के भी वो बस से बाहर था। तो उससे भी हमने अपनी आजीविका बढ़ानी शुरू की। उसके बाद मैंने अपने ही खेतों में अभी है में 25-30 पेड़ कीवी के मैंने लगाए और कीवी के साथ-साथ सर हमने जैविक सब्जियों का भी कर पाते हैं। एक समस्या यही है कि जो डा पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, नीचे के खेतों में तो पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो ऊपर एरिया है, उन पे पानी नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम सब्जी का तो कम कम मात्रा में ही कर पा रहे हैं। जहाँ-जहाँ पानी जाता है, वहीं पे हम सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। उसके साथ मैंने एक आईएलएसपी प्रोजेक्ट आया पिथौरागढ़ में, उन्होंने हमसे बोला कि आप छोटे-छोटे समूह बनाइए। तो हमारे गाँव की महिलाओं को मैंने छोटे-छोटे समूह से जोड़ा, 6-6, 5-5, 8-8 लोगों का ग्रुप बनाया, उनको बैंक से जोड़ा और उनका जो मासिक बचत थी, उनको बढ़ाया। तो समूह बनाया हमने 6-7 साल हम लोग आईएलएसपी से जुड़े रहे। आईएलएसपी ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें, कहीं फेंसिंग वायर दी, कहीं पे
एलडीपी, टैंक दिए और इस तरह की छोटी अपना जो हमारा सब्जी का काम था, मछली का था, कीवी का था, उसको हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद 5 साल के बाद आईएलएसपी प्रोजेक्ट तो चले गया, लेकिन जो समूह थे हमारे बने हुए, उन समूह को मैंने सोचा कि अब इन समूह को हम एक अपने ही गाँव में एक सहकारिता बनाते हैं और सहकारिता से जोड़ते हैं। तो हमने महिलाओं से बातचीत करके जो हमारे गाँव की महिलाएँ थी, तो हमने एक अपनी ही सहकारिता का निर्माण किया है और उस सहकारिता में अभी 250 महिलाएँ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अभी दूसरा साल लास्ट में है। तो उसमें सर अभी हम लोग जो हमारे गाँव की महिलाएँ थी, जो कृषि कार्य करती हैं, गाय पालन करती हैं, उनको गाय के जो दूध का अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा था। जो इतनी मेहनत करने के बाद जो बीच वाला जो दूध खरीद के ले जाता था, वो उन्हें बहुत ही कम रेट देता था दूध का। तो हमने सहकारिता इसी लक्ष्य पे बनाई कि हम दूध का कलेक्शन खुद करेंगे और खुद मार्केटिंग करेंगे। और तो ये योजना बना के हमने सहकारिता बनाई, उसके बाद हमने सभी महिलाओं से दूध कलेक्शन शुरू करना प्रारंभ किया और अभी हमारे पास 60-65 लीटर दूध है जो हम डेली इकट्ठा करते हैं और मार्केट भेजते हैं। इससे हमारी महिलाओं को अच्छा रेट मिल पा रहा है, अच्छा मूल्य मिल रहा है और महिलाएँ खुश भी हैं कि हमें अपना दूध का अच्छा कीमत भी मिल रहा है और उसके साथ-साथ हम जो गाय का चारा होता है कैटल फीड, कपिला पशु आहार है या कोई और है, तो वो महिलाओं को मार्केट से लाना पड़ता था तो काफ़ी महँगा मिलता था और लाने में भी परेशानी, कभी गाड़ी वालों से बोला ला दो, कभी ये, कभी वो। तो हमने एक ये काम भी शुरू किया जो गाय का चारा होता है, वो हम सीधे कंपनी से ही मँगा रहे हैं और यहाँ जिस समय जिस महिला को ज़रूरत है हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है महिलाओं का समय भी बच रहा है, उनको सस्ते रेट पे घर के पास मिल रहा है, दूध का रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो ये हमारा काम अभी पिछले 2 वर्ष से चल रहा है और उसके साथ-साथ भाई साहब हमने हमने सोचा महिलाओं ने क्योंकि हम हर प्रतिमाह मीटिंग करते हैं। महिलाओं का ये था कि हम दूध से तो अपना बढ़ा ही रहे हैं और सब कुछ लेकिन अभी हम अगर गोबर का भी कुछ यूज़ कर पाएँ गाय के गोबर का, तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता। तो उसके फिर हमने चर्चा करके तो फिर हमने एक दिए बनाने का शुरू किया कि हम गाय के गोबर से दिए बनाएँगे और शुद्ध भी हैं और डिमांड भी काफ़ी है। तो उसके लिए फिर मैंने ही प्रयास किया और मैं कोटद्वार गई, गढ़वाल के कोटद्वार में। वहाँ से कोई संस्था है, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया और वहाँ से दिए बनाने की मशीन भी मैं लेके आई। यहाँ आके मैंने फिर सभी महिलाओं को अपने स्तर से प्रशिक्षण भी दिया, दिए कैसे बनाए जाएँगे उन लोगों को सिखाया और 10 दिन की मैंने ट्रेनिंग दी उन लोगों को। अभी हमारे गाँव की महिलाएँ सब लगभग-लगभग दिए भी बना रही हैं। तो वो खुश भी हैं कि दिए से भी हमारी थोड़ा-सा अच्छा रोज़गार चल रहा है और घर ही घर हमको पैसा भी जितना थोड़ा बहुत है वो भी आ रहा है। तो ये दिए बनाने का काम भी हम इसके साथ-साथ कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष किया है इन सब कार्यों के चलते मैंने और अभी मैं सहकारिता सँभाल रही हूँ, इसकी अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। और उसके साथ-साथ अभी हमने एक पहल और शुरू की है जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे ये मडुआ होता है, काले भट्ट हैं, सोयाबीन है और भांग दाना है। तो ये सब उत्पाद जो हैं हम लोगों ने यही सोचा है कि जो ये उत्पाद हमारे हैं, ये मार्केट का कोई बनिया आके खरीद ले जाता है और ये महिलाओं को कुछ अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने स्थानीय उत्पाद हर महिला से हम इकट्ठा करके और कहीं अच्छी जगह मार्केट करें। अब इसके लिए तो थोड़ा-सा प्रयास मेरा चल रहा है क्योंकि अभी हमें मार्केट नहीं मिल पा रही है, इतना सारा हम कहाँ देंगे इतनी ज़्यादा मात्रा में। तो इन्हीं प्रयासों के साथ मैं कर रही हूँ। उसके साथ-साथ सर मैंने शादी के समय में मेरा क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल था, मैंने 10 पास किया था। उसके बाद फिर शादी के बाद गाँव आना हुआ
और बच्चे हो गए। तो उसके बाद मेरे को पढ़ाई का बहुत जुनून था कि मैं पढ़ूँगी और आगे बढ़ूँगी। उसके बाद मैंने फिर इंटर के प्राइवेट से अपना 12th किया। 12th करने के बाद मैंने फिर बीए करने की सोची, तो मैंने फिर कॉलेज से बीए किया 3 साल का। उसके बाद बीए भी मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैंने एमए करने का सोचा। मैंने सोशियोलॉजी से फिर एमए भी कंप्लीट की। तो बस यही प्रयास है कि कुछ करें और आगे बढ़ें। महिलाओं का मेरे लिए बहुत सहयोग रहता है हमारे क्षेत्र में। जैसा मैं कहूँ, क्योंकि महिलाओं को विश्वास है कि दीदी जो हैं हमारे लिए बहुत सोचती हैं और हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगी। अगर मैं अभी महिलाओं को कहूँ कि यहाँ जाना है, मीटिंग है, आप आइए, तो महिलाएँ बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सहयोग करती हैं। और मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि जो गाँव की महिलाएँ हैं, कहीं इधर-उधर नहीं जा पाती, कम पढ़ी-लिखी हैं, तो उनको घर ही घर उनको रोज़गार दिया जाए और उनकी आय बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ सर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते रहते हैं। जैसे कोई संस्था आई और उन्होंने बोला चलो सिलाई का प्रशिक्षण करवाना है, तो हम वो उसको भी करवा देते हैं। अभी एक श्रम विभाग से कोई मजदूर का प्रशिक्षण आने वाला है, उसके लिए भी मैंने महिलाओं को बोला है। मैंने कहा आप सीखो। जहाँ से भी जो योजनाएँ होती हैं सर, मैं बहुत सहयोग में रहती हूँ कि हमारे गाँव की और हमारे आस-पास की महिलाओं को कुछ सीखने को मिले, कुछ ये लोग समझें, आगे को बढ़ें। तो इसी लक्ष्य के साथ आगे को बढ़ रही हूँ। और बाकी अभी कुछ पिथौरागढ़ के विभागों से ऐसा कुछ ख़ास सपोर्ट हमें मिला नहीं है सर। क्योंकि हम गाँव क्षेत्र में रहते हैं और पिथौरागढ़ मुख्यालय से बहुत दूर हैं और रोज़ हमारा वहाँ आना-जाना भी नहीं हो पाता है। तो स्थानीय जो हमारे यहाँ के सरकारी विभाग हैं, उन विभागों से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो हमने ये किया है कार्य, चाहे मछली पालन हो, कीवी की खेती है, जैविक खेती है, दूध का है, ये सब हमने अपने ही प्रयासों से किया है और अपने ही प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस यही प्रयास है, आगे को कुछ अच्छा करें, कहीं से हमें भी सपोर्ट मिले, हमारे गाँव की महिलाओं को भी और अच्छा हम करने का सोचते हैं कि हम और अच्छा करें, लेकिन कहीं से अभी हम लोगों को ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक कीवी का था, कीवी के पौधे तो हमने लगा दिए, वहाँ से मिले थे। लेकिन जब हम महिलाओं की डिमांड आने लगी कि हम कीवी को और लगाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे पौधे नहीं मिल पा रहे थे। पिथौरागढ़ में कीवी के पौधे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ जो विभाग वाले हैं, वो सब हिमाचल प्रदेश से कीवी के पौधे मँगाते थे। तो मैं धन्यवाद करूँगी डीएम मैडम का, यहाँ जो हमारी डीएम मैडम है रीना जोशी जी, उन्होंने पिछले वर्ष 30 महिलाओं का ग्रुप हिमाचल प्रदेश भ्रमण के लिए भेजा, जो महिला खेती-बाड़ी में या मत्स्य पालन में या कीवी में अच्छा काम कर रही है पूरे पिथौरागढ़ जिले में। तो 30 महिलाओं का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उस 30 महिला में मेरा नाम भी था। तो हमें हिमाचल जाने का अवसर मिला। हिमाचल प्रदेश में जाके मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डीडी शर्मा जी को। इन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोगों को सहयोग दिया वहाँ पे और इन्होंने ही मुझे मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं कीवी के पौधे कैसे तैयार करना सीखूँ और अपने ही जिले में आके कीवी के पौधे तैयार करूँ और यहाँ की महिलाओं को पौधे उपलब्ध करवाऊँ। तो शर्मा जी ने हमें काफ़ी सहयोग किया, कीवी की कटिंग से कैसे पौधे तैयार करने हैं, क्या केमिकल यूज़ करना है, कैसे लगाने हैं। तो उन दिनों हिमाचल प्रदेश में यही काम चल रहा था। जनवरी में गए थे हम लोग। जनवरी में कीवी की कटिंग से पौधे तैयार किए जा रहे थे। तो उन्होंने हमें सिखाया ऐसे करना है, ऐसे करना है और सर जो उसमें दवाई का यूज़ होता है, जो कटिंग में लगती है, मैंने सर से कहा कि सर ये दवाई हमें पिथौरागढ़ नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। सर ने मुझे दवाई भी वहीं से दी, वो केमिकल उन्होंने बोला यहाँ से ले जाओ और आप वहाँ जाके अ, पौधे तैयार करो। तो सर का बहुत धन्यवाद है। मैं यहाँ आके मैंने उसी केमिकल से जिस प्रक्रिया से सर ने हमें सिखाया था या कीवी की कटिंग से मैंने 1000 कलम लगाई और मेरी सारी कलम तैयार हो गई। मेरे सारे पौधे लग गए। तो सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी इस जनवरी में मैं 1000 कीवी के पौधे अपने ही गाँव की महिलाओं को, आस-पास को, जिसको भी ज़रूरत होगी,
उनको आसानी से कीवी के पौधे उपलब्ध हो जाएँगे। और अगर ये मेरे पौधे सभी चले जाते हैं, तो मैं अपने साथ की जो महिलाएँ हैं, उनको भी प्रेरित करूँगी इस वर्ष कि आप कीवी की कटिंग से पौधे तैयार कीजिए। एक हमारा ये भी नया चल रहा है प्रोग्राम। और सर इसके साथ-साथ बस यही है, हम लोग काम कर रहे हैं और अपना आजीविका चला रहे हैं। जी। बहुत ही सुंदर आपने जो कार्य किया है, उसके बारे में संक्षेप में आपने बताया और आदरणीय योगाहार की सदस्यों से निवेदन के साथ ये सूचना कि आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की थल क्षेत्र की मेल डुंगरी गाँव से आदरणीय रेखा जोशी जी, और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कृषि कार्य को आगे बढ़ाया और ऐसी महिला जिन्होंने पहले कृषि कार्य किया नहीं था, लेकिन उसमें वो सफलता की तरफ अग्रसर हो रही हैं। आदरणीय रेखा बहन जी से निवेदन है कि वो अगर अपना कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा और साथ में आपसे वार्ता लगातार जारी रहेगी और मैं बीच में डॉक्टर डी शर्मा सर, आपने काफ़ी समय पहले बहन जोशी जी से परिचय करवाया था, तब से कुछ महीने गुज़र गए। बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी के परिवार में कुछ समस्याएँ थी। उनके पति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। 2 दिन पहले संयोग से आदरणीय श्री गोविंद बल्लभ जोशी जी, जो कि बहन रेखा जोशी जी के पति हैं, उनसे भी वार्ता हुई। उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। खैर हम वार्ता जारी रखेंगे। पहले डॉक्टर डी शर्मा सर से निवेदन करते हैं कि आप आज की मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद में सम्मिलित हों। सभी को मेरा नमस्कार। इस योगाहार में जो शामिल आज महापुरुष है और मैं रेखा जोशी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और आज इन्होंने जो अपना परिचय दिया, जिस तरह से ये काम किया, शायद मुझे इससे पहले इतना मालूम नहीं था। सिर्फ 3 दिन के लिए ये यहाँ आई थी और इतना इन्होंने हमारे यहाँ केवीके में आके अपने गर्मजोशी के साथ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें भाग लिया और अपनी जो इनकी जो डिमांड थी, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं दूध का एक इन्होंने एफपीओ खोला है, मिल्क कलेक्शन सेंटर है, मछली पालन का इन्होंने शुरू किया, कितने लोगों को उससे बेनिफिट हुआ, कहाँ से ऐसे-ऐसे जो इन्होंने अपने परिश्रम के माध्यम से कितने संगठनों को संगठित किया, उन महिलाओं को प्रेरित किया और सौभाग्य से हमें भी इनके यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में जब आई तो इनके जो परिश्रम का मुझे इन्होंने बताया और मुझे बहुत खुशी हुई कि 1000 पौधे इन्होंने 1000 कटिंग से 1000 पौधे ही तैयार कर दिए। ये तो हमारे अपने कृषि विज्ञान केंद्र में तो ये हमारा जो अभी तक सफलता का वो कीवी की जो सीडलिंग है, सिर्फ 20 से 30% ही हम तैयार कर पाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने 1000 में से 1000 पौधे तैयार कर दिए और इनके लिए मैं इस परिश्रम के लिए मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि उन दिनों मेरे पास केमिकल पड़ा था, मैंने अपने सरकारी स्टोर से इनको केमिकल उपलब्ध करवाया और इन्हें कहा कि इस तरह से इसको तैयार करना है, वहाँ जाके इसका डाइल्यूशन करना है। तो मैं तो ये कह बहुत ही अजीब है, तो वैज्ञानिक से भी आगे निकली है जोशी जी और पीछे इनके पिछली बार 2-3 बार इनको हमने चीफ गेस्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से या फिर इनके शायद हस्बैंड अस्वस्थ चल रहे थे। तो मैं कामना करता हूँ कि इनके हस्बैंड जल्दी ठीक होके ये उनका भी सहयोग करें और रेखा जोशी जैसे ऐसे जो उत्तराखंड की महिलाओं का एक संघर्ष रहता है अपने परिवार को पालन पोषण में आगे बढ़ा, समाज को आगे बढ़ाने में, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही उपहार स्वरूप है। क्योंकि मैंने जब भी हम कहाँ उत्तराखंड वगैरह में उत्तरकाशी वगैरह में जो हमारे हिमाचल से लगते क्षेत्र है, वहाँ जाकर के मैंने भी देखा है कि महिलाएं ही सब परिवार का वहाँ एक मुख्य सदस्य है और एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं परिवार की, वो एक महिला है। वैसे तो पूरे
भारतवर्ष में महिलाओं का बड़ा सहयोग है परिवार को आगे बढ़ाने में, लेकिन उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ही मेहनतकश है। मैं तो एक उदाहरण ये रेखा जोशी जी को देता हूँ, ये और दूसरे 3-4 इनके बहुत अच्छी सीईओ थे कंपनी के, लेकिन वो रेखा भंडारी जी भी है, उनको शायद समय नहीं है, तो वो भी बहुत मेहनतशील है। आज इस कार्यक्रम में रेखा जोशी जी ने अपने पूरे परिश्रम के बारे में बताया। इनकी सफलता की कहानी हमें इस योगाहार में आगे इसको सम्मिलित करेंगे, और दिनेश सेमवाल जी हमेशा इस योगाहार कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी प्रमुख कड़ी है, और मैं भी इन्हें साधुवाद प्रणाम करता हूँ। और मेरा यही प्रयास है कि गाँव की महिलाएँ, गाँव के किसान और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है वो पहुँचे, और अपने आप को वो अपने परिवार को सँभाले और इस देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो है एक मंत्री जी का प्रोग्राम है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मैं रेखा जोशी जी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद शर्मा जी, बहुत-बहुत आपका आभार। और मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं इनके जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। तो जी आप इस आदरणीय। पॉइंट नर्सरी को बढ़ाने को अगर 1000 पौधा है तो ये तो आपको बहुत ही सफलता आपने पाई है। इससे ज़्यादा सफलता तो कुछ भी हम वैज्ञानिकों को नहीं मिल सकती। आपका आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, और यहाँ आस-पास के लोगों को आप प्रेरित करें, और आपको मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ योग्य कार्यक्रम के माध्यम से। और दिनेश सेमवाल ने फिर प्रयास किया और कि ये दोबारा से आपका आज यहाँ एज़ ए चीफ गेस्ट आएँ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी। आपके ही सहयोग से मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ, और आप हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। आगे को भी हम आपसे सहयोग मैं लेती रहूँगी। हाँ, ज़रूर। बिल्कुल, मैं अभी जब मैं एरा मेरे ये भी सेवानिवृत्ति है 2024 में, मैं उत्तराखंड के जैसे पिथौरागढ़ है, इस क्षेत्रों में मैं अपना काम करना चाहूँगा। समय ने इजाज़त दी तो ज़रूर वहाँ के लोगों के लिए मेरा जो अनुभव है 33-34 साल का ये सरकारी अनुभव, मैं आपके बीच में आने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि दिनेश सेमवाल जी और हम जो है उत्तराखंड के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश के जो भी किसान हैं उनके लिए जो हमारा अनुभव है वो ज़रूर हम लोगों के लिए समर्पित करेंगे। ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद दिनेश सेमवाल जी। नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, और आपका निरंतर प्रयास रहता है कि आप ऐसे किसानों को जोड़ें कि जो हमें प्रेरणा दें। और जैसे आपने कहा है, उत्तराखंड में जो मातृशक्ति है, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में जो मातृशक्ति है वो विशिष्ट रूप से हमारे समाज को प्रेरित करती हैं। उनमें से रेखा जोशी बहन एक उदाहरण है जो आज की मुख्य अतिथि हैं। और पिछली बार जब आपसे संपर्क हुई 2 महीने या 3 महीने पहले हुआ, तो बहुत सारी बातें हमने जानी आपके बारे में, और मुझे भी आश्चर्य हुआ जब आपने बताया कि आपके जो कीवी के जो 1000 पौधे थे, 1000 कटिंग थी, उसमें से 100% आपने सफलता पाई है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि, और ये आपकी एकाग्रता भी और आपकी उत्सुकता भी, आपका साहस भी, और आप प्रेरित भी हैं इस कार्य के लिए, इसके लिए तो आपका धन्यवाद बनता ही है। और आपसे कुछ अन्य बातें, अन्य सवाल भी पूछने का मन है, लेकिन मैं कुछ बात रखूँ जी, जी। उससे पहले मैं आदरणीय हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से पहुँचता हूँ। वहाँ हमारे आदरणीय पवन सर हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस संवाद में आप मार्गदर्शन करें। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज की हमारी मुख्य अतिथि रेखा जोशी जी को बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत आपको बधाई कि आपने ये कार्य किया। और जैसा अभी दिनेश जी बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जब मैं पिथौरागढ़ आया था,
तो वहाँ के मोस्ट मानो मंदिर पर जाकर के मैंने इस योगाहार परिवार के सभी सदस्यों के साथ वीडियो कॉल किया और वहाँ से सुंदर जो हिमालय दिखाई देते हैं, नंदा देवी के दर्शन कराए और बहुत सुंदर दृश्य था। जी, जी। और तो आप वहीं के नीचे, उसके नीचे जब जाते हैं तो थल आता है हाँ जी। और थल मैं गया हूँ, मैं आया हूँ थल में, क्योंकि मुनस्यारी जाने का तो रास्ता वहीं पर ही है, उसी रास्ते हम मुनस्यारी को जाते हैं। और मैं अपने साथी जितने भी योगाहार के सदस्य हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का ये जो क्षेत्र है, ये बड़ा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो है यहाँ का अ, पाताल भुवनेश्वर का मंदिर। मैं टॉपिक से ज़रा भटक गया हूँ, लेकिन मैं उसके बिना, उसके वर्णन के बिना आपको नहीं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर की जो जगह है वो अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है। दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम हैं, जैसे कि पाताल भुवनेश्वर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसको कैलाश, सेक्रेड कैलाश लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है। जिस क्षेत्र में रेखा जोशी जी रह रही हैं उसको सेक्रेड कैलाश यानी कैलाश पर्वत के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पूरा पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर का भी कुछ हिस्सा पूरे, क्योंकि वहां पर पाताल भुवनेश्वर जैसी कई सारे स्थानों पर ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आप में ही हमारे शिवजी महाराज की जो उनकी याद दिलाती हैं, उसका हम उसके बारे में जब सोचते हैं तो ऐसे बहुत सारे मंदिर, ऐसे बहुत सारी गुफाएं, ऐसे बहुत सारे स्थान जहाँ की हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति के फुटप्रिंट्स जिसको कहते हैं, पद चिन्ह पड़े हुए हैं। ऐसी जगह से रेखा जी आई है, तो हम इनको प्रणाम करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपके कार्यों को प्रणाम। ऐसे कार्यों को आप लगातार करते रहें, अपने ग्रुप को आप आगे बढ़ाते रहें, स्वयं सहायता समूह आपने बनाए, आपने सहकारिता बनाई है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप आईएलएसपी के साथ जुड़ी, क्योंकि मैं भी आईएलएसपी के साथ जुड़ा था। इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि आईएलएसपी का कार्य से आपको आगे बढ़ने में सहायता मिली, क्योंकि आईएलएसपी की जब शुरुआत हुई थी तो मैं उसी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा था, और उस प्रोजेक्ट को लाने पर भी मैंने थोड़ी-सी भूमिका अपनाई थी। तो अभी भी लेकिन आईएलएसपी का जो अब नया फ़ेज़ आ गया है रीप के नाम से, उसका ऑफ़िस पिथौरागढ़ में ही है, और शायद वहाँ पर या तो कुलदीप बिष्ट है या फिर जी, जी। प्रतिम भट्ट है, जो कि जी, प्रोजेक्ट मैनेजर है। आप कभी पिथौरागढ़ जाएँगे जी, जी, जी। तो सर वहाँ के ऑफ़िस में जाकर के उनसे मिलिएगा और मेरा संदर्भ ज़रूर दीजिएगा उनको, क्योंकि जी, उन्होंने मेरे साथ पहले को बिस्ट जी, बिस्ट आप कुछ कह रहे हैं? ट्रांसफ़र हो गया है, बिस्ट जी अभी नहीं है यहाँ। हाँ, जी, जी। तो अच्छा, आप कौन आए? अब कोई अच्छा, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उसको जी। देख लेंगे आगे। तो सर अभी थोड़ा-सा रीप जी, में थोड़ा-सा दिक्कत ये आ रही है हमारे सामने कि उन्होंने जो पहले तो आईएलएसपी ने जो हमारा मध्यम वर्ग था, एपीएल वर्ग की महिलाएँ थी, उनको भी ले रखा था। लेकिन रीप प्रोजेक्ट हुँ, में इन्होंने एपीएल की महिलाओं को सबको छाँट दिया, हटा दिया। अब ग्रुप में वही रहेगा जो बीपीएल परिवार से है। तो थोड़ा-सा इसमें हमें समस्या आ रही थी। महिलाएँ कह रही थी कि 5 साल हमने आईएलएसपी के साथ काम किया, हमने सारी सुविधाएँ ली, लेकिन अब रीप परियोजना हमें हटा रही है, तो इससे बहुत हमारा मन निराश हुआ है महिलाओं का सर। जी। लेकिन ये एनआरएलएम के साथ तो जुड़ रहे हैं अभी भी, एनआरएलएम एनआरएलएम के साथ मिलके तो काम करें। जी, जी, जी। एनआरएलएम में भी वही समस्या है सर, बीपीएल की महिलाओं को ले रहे हैं। एनआरएलएम तो एक गाँव में ओके, बीपीएल मुश्किल से 5 8-10 महिलाएँ होती है ना। तो थोड़ा-सा ये दिक्कत आ रही थी हमारे सामने। अब हाँ। हमने अपनी ही सहकारिता बनाई है, तो मैंने सब महिलाओं को ले रखा है और हम सब मिलके काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल, क्योंकि समुदाय स्तर पर ये एक सरकारी प्रोजेक्ट्स में एक ये त्रुटि है, जो मेरा मानना है, क्योंकि हमने भी जब इसमें काम करना शुरू किया था, मैंने रीप और उससे पहले कार्य किया, तो हमने कहा कि समुदाय तो एक ही है, चाहे उसमें गरीब हो या छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। इसलिए आईएलएसपी का जो डिज़ाइन हुआ था उसको इसी तरह से रखा हुआ था, कि सब लोग साथ मिलकर करें, जो ज़्यादा सक्षम है, वो ज़्यादा योगदान भी कर सकता है, इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए।
और जो कमज़ोर है उसको उठाने की ज़िम्मेदारी भी सबकी सामूहिक रूप से होनी चाहिए। इस डिज़ाइन पर हमें चिंतन करना चाहिए जब भी आपका ऐसा अवसर मिलता है, सरकारी मीटिंग में या वहाँ पर जाके वार्तालाप करने का अवसर मिलता है। तो इसमें इस चीज़ को ज़रूर कहिए, आप भी अपने स्तर से कहिएगा कि गाँव तो हमारा एक ही है, समुदाय में तो हमारा ताना-बाना एक ही है। उसको विभाजित बहुत ज़्यादा इस तरह से करेंगे तो और गाँव में पर्वतीय क्षेत्रों में तो वैसे भी जोत लोगों की बहुत कम है, एरिया बहुत ही कम होता है। तो उसमें तो पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग गरीब हैं। ये सभी लोग बराबर एक ही से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो अंतर मैदानी क्षेत्रों में किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या बहुत ज़्यादा उसके पास संसाधन है, तो उस तरह का अंतर नहीं है, उस तरह की विषमताएँ नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सब लोग एक ही तरह से ही हैं और कोई ज़्यादा अंतर 18-20 का अंतर हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। चलिए बहुत अच्छा ये भी है लेकिन प्रयास आप भी जारी रखिएगा। जी, इस मुद्दे के ऊपर कि जब गाँव में रहते हैं तो हम ताना-बाना के साथ जो सामाजिक ताना-बाना है उसको थोड़ी तोड़ सकते हैं। ग्रुप जी, जी, बना कर के तो आप कह सकते हैं कि आपने इसको इसको अलग छाँट दिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन साथ मिल कर के काम करना भी ज़रूरी है, जैसा आप कर रहे हैं, वही सही रास्ता है मेरे विचार से। तो आप अपने प्रयास को जारी रखिएगा, बहुत सुंदर प्रयास हैं और मैंने पाताल भुवनेश्वर की बात इसलिए भी बताई सदन को, कि जब भी सदन के साथी यहाँ पर आते हैं, जैसे अभी डॉक्टर डी.डी. शर्मा जी कह रहे थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद आऊँगा। तो ऐसे लेकिन हमारे साथी जब भी इस तरफ आएँगे, पिथौरागढ़ जनपद की तरफ आएँगे, तो उनको यहाँ पर बहुत ही सुरम्य स्थान देखने को मिलेंगे। मैंने केवल पाताल भुवनेश्वर का बताया, अभी मैं चौकोड़ी की बात करूँगा और उसके बाद फिर मैं मुनस्यारी की बात करूँगा। तो फिर मैं पिथौरागढ़ की बात करूँगा, डीडी हाथ की बात करूँगा, तो फिर अपने आप में ये कहानी हो जाती है। तो हम सब चीज़ों की चर्चा नहीं करते हुए आज रेखा जी के माध्यम से हम यहाँ तक के थल तक के तो पहुँच गए। थल तक के तो पहुँच गए और थल इन सबका केंद्र बिंदु है। जितने भी स्थान मैंने बताए हैं, सबके बीचों-बीच में थल और उस रास्ता सबका थल के माध्यम से ही जाता है। और वहाँ पर बहुत सुंदर एक नदी है रामगंगा के नाम से। वो भी अद्भुत है अपने आप में देखने के लिए बहुत सुंदर नदी है और फिर वही नदी बागेश्वर में पहुँच जाती है और बागेश्वर से फिर जाकर के ये आगे अ, फिर काली नदी की तरफ उसका मिलन हो जाता है। तो अपने आप में एक ऐसा स्थान जहाँ से रेखा जी आई हैं, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत घाटी में है और उसके बाद फिर ऊपर आप जाएँगे मुनस्यारी की तरफ, वहाँ से आपको हिमालय के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, पंचचूली के दर्शन होते हैं। और आगे चले जाएँगे तो वहाँ धारचूला हो जाएगा और आगे चले जाएँगे तो जहाँ अभी आदरणीय मोदी जी गए थे वहाँ पर हमारे छोटा जो कैलाश है, वहाँ के दर्शन होंगे। तो अपने आप में शिव की धरती से परिपूर्ण ये स्थान अपने आप में सबको रोमांचित करने वाला, यहाँ की जो नैसर्गिक सुंदरता है, घाटी, पानी, ज़मीन, जंगल, और बहुत सुंदर यहाँ की स्थान है। मैं सब जगह पर घूमा हूँ इसलिए मैं अपने अनुभव को बाँटने की प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रकार से हम आगे इस योगाहार में सब चीज़ों को घूमने का काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रेखा जी हमने अभी नैनीताल अल्मोड़ा के बारे में हमारे साथी जो योगाहार में मुख्य अतिथि के रूप में आए और या योग शिक्षक के रूप में आए, उन्होंने भी अपनी वहाँ पर बात बताई तो मैं क्योंकि मैंने वहाँ पर भी अपना बहुत सारा समय बिताया है, तो मैं फिर वहाँ की भी मैंने बातें की और बड़ा आनंद आता है क्योंकि जिस जगह पर आप बचपन में रहे हैं और बचपन में आपने घूमा है या आपने घूमा है, उसके बारे में जब कोई उस जगह से आता है तो फिर हमें बहुत खुशी होती है, कुछ अपनापन सा लगता है, कुछ अपनी बात लगती है, कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तो सभी योगाहार के साथियों से अनुरोध है कि इस उत्तराखंड में जब आप आएँ तो इस कोने पर जब आप जो कि चीन और नेपाल से लगी हुई भूमि है। वहाँ पर आप जाएँगे तो बहुत सुंदर जगह से आपको एक अद्भुत आनंद और अद्भुत आपको एक एनर्जी वहाँ पर प्राप्त होती है। तो आज के मुख्य अतिथि के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना काम करते रहिएगा। ये आपने बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन का संघर्ष की कहानी आपने बताई। आपको बहुत साधुवाद, आपको बहुत अभिनंदन, आपके आने वाले भविष्य में बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और इसी प्रकार से आप करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक मुन्नीलाल जी यादव जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, योग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारी
सफल हम हो पाते हैं। तो इस प्रकार से रेखा जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़िए। आपके साथ जो महिलाएँ हैं, उनको भी बताइए, जो योग करना चाहती हैं, वो भी कर सकती है, और उनको अगर कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो वो भी इस योगाहार कार्यक्रम में उनका समाधान उनको मिल सकता है। जैसा कि हम आपसे भी जानकारी ले रहे हैं, वैसे आप और आपके समूह के सदस्य और आपके साथ जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, उनको किसी भी प्रकार की रोग से संबंधी कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई प्रश्न, कुछ भी है, तो इस योगाहार मंच में बाकी हम एक-दूसरे को मदद करते हुए, जानकारी के माध्यम से संपर्क करते हुए समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। ठीक चुप है, ठीक। भल चल भल, भल है। भल जी, भलचिन सर जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और जब आदरणीय पवन सर ने वार्ता रखी है, जब आप संवाद करते हैं, तो एक पारिवारिक माहौल, एक आत्मीयता का माहौल उजागर होता है और जो संशय ज़ाहिर किया है बहन रेखा जोशी ने कि जब हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, संगठन से और ख़ासकर सरकारी योजनाओं से जुड़ जाते हैं और बीच में ही हमें छोड़ना पड़ता है। हालाँकि हम उस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम दिल से जुड़ जाते हैं और हमारा मन उस कार्य में रम जाता है। तो ये भी शायद बात है कि वो जब हम किसी से जुड़ते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो आदरणीय रेखा बहन जी से निवेदन है कि आप योगाहार से जुड़ गई हैं और योगाहार की कड़ी को आगे ले जाने में कई लोगों को आप वहाँ से जोड़ेंगी ताकि हम परस्पर एक-दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। और जब आदरणीय पवन सर थल के बारे में बताते हैं, पिथौरागढ़ के बारे में बताते हैं, तो मैं आदरणीय सदस्यों से इस इन्फॉर्मेशन भी साझा कर रहा हूँ कि मैंने लगभग 1 महीना पैदल यात्रा की है पिथौरागढ़ में और उत्तराखंड की पैदल यात्राओं में से वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अ, ऊर्जावर्धक रही है। इसी क्रम में जबकि हम बातें आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी से भी हम संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वो उपस्थित हैं, क्योंकि उनका भी महिला संगठनों के साथ और मातृशक्ति के साथ कार्य करने का बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है और उससे पहले मैं आदरणीय रेखा बहन जी से ये प्रश्न करूँगा कि आप तो जालंधर क्षेत्र में रम गई थी, उस क्षेत्र में रह रही थीं और खेती-किसानी से ज़्यादा आपका लेना-देना तो नहीं था। लेकिन कैसे ये प्रेरणा बनी कि आप वापस आएँ, खेती करें और सहकारिता के माध्यम से और एसएसजी के माध्यम से महिलाओं को जोड़ें, गाँवों को जोड़ें और इस तरफ आगे बढ़ें? सर मेरे पिताजी जालंधर पंजाब में रेलवे में अ, जॉब करते थे। तो मेरा जन्म स्थान जालंधर ही है। मेरा जन्म वहीं पे हुआ और मैंने 8वीं तक की पढ़ाई भी वहीं से की है। उसके बाद फिर 2 साल हम लोग गाँव की तरफ आए। पिताजी ने गाँव में मकान बनवाया तो 2 साल हम गाँव में रहे। तो फिर मैंने हाई स्कूल गाँव से ही किया। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। शादी हुई, उसके बाद भी मैं जालंधर में ही रही 2-3 साल। सर, भगवान जो चाहता है वही होता है। मेरे पति को जॉन्डिस हुआ उस पीरियड में और 2-3 साल लगातार इनकी तबीयत बहुत ही खराब रही। तो उसकी वज़ह से हमें गाँव आना पड़ा क्योंकि हमने सोचा गाँव का जो हमारा वातावरण है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्या पता वहाँ जाके ये ठीक हो जाएँ। वहाँ जालंधर में एक तो गर्मी बहुत होती है, तो इनकी हालत इतनी डाउन थी कि बहुत ही तबीयत खराब थी, इसलिए हम वहाँ छोड़-छाड़ के अपने गाँव आ गए पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ आए तो हमने जो हमारे आयुर्वेदिक जो हमारे पुराने लोग हैं, पीलिया की दवाई वगैरह देते हैं, वो इलाज कराया और यहाँ आके तो फिर इनकी तबीयत ठीक रही। इन्होंने बोला कि मैं वहाँ से यहाँ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो फिर सर यहाँ इनकी तबीयत धीरे-धीरे सुधरने लगी तो हमने यहीं रहना था, फिर यहीं पे सेटल हो गए गाँव पे। और गाँव में जब मैं रही तो मैंने यहाँ का वातावरण देखा, कुछ 3-4 साल तो मुझे यहाँ का माहौल समझने में ही लगा, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं इसी बीच रही 3-4 साल देखती रही, जैसे भी हुआ मैंने किया।
उसके बाद धीरे-धीरे सर सबसे पहले तो मुझे पढ़ाई का हुआ कि मैं पढ़ाई करूँगी और आगे बढ़ूँगी। तो इसमें मेरे पति का भी बहुत सहयोग है, इन्होंने बोला आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करो। तो फिर मैंने इंटर का यहाँ से फॉर्म भरा और मुझ में भी काबिलियत ये थी कि मैंने जब पेपर दिया इंटर का, तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। तो इनका भी मनोबल बढ़ा कि वाक़ई में पढ़ने में होशियार है और अच्छे डिवीज़न से पास हुई है। उसके बाद फिर मैंने इनसे बोला 1 साल गैप करके कि मैं अब बीए भी करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला आप बीए भी करो। उसके बाद मैंने 3 साल की बीए भी करी। तो बीए में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे और मैं अच्छे नंबर से पास हुई और पारिवारिक ज़िम्मेदारी 2 बच्चे हैं, ज़िम्मेदारियों को सँभालते हुए, घर की समस्याओं को झेलते हुए मैंने पढ़ाई की। और फिर उसके बाद जब मेरा बीए कंप्लीट हुआ तो मेरा हौसला और बढ़ा कि मैं अब एमए भी करूँगी सोशियोलॉजी से। फिर मैंने सर एमए का भी इन्होंने बोला एमए भी करो आप एमए भी किया। तो मेरे परिवार का और मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहा है मेरे इस कार्य में। तो इन्हीं फिर उसके इसी बीच में मैंने मछली पालन का काम शुरू किया, कीवी की खेती करी बीच-बीच में। तो सर मेरा जो है एक नॉलेज बढ़ता गया और वो मैं उसकी तरफ को मैं जिस काम को भी करती हूँ मन लगा के करती हूँ सर। मैंने कीवी का जब मैंने 5-6 पौधे मिले थे, मैंने इतनी अच्छी तरह उनकी देखभाल करी। जब उनमें फल आना शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई कि वाक़ई में ये फल भी अच्छा है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जब हमारे प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो कीवी का उपयोग बहुत ही अच्छा है उसके लिए, बुखार के लिए और जिसमें खून की कमी है तो अभी मार्केट रेट सर कीवी का एक दाना हम खरीदते हैं तो 40 से 45 रुपए का मिल पा रहा है हमें पिथौरागढ़ में। तो इतना इसका जो रेट है वो भी अच्छा है। तो फिर मैं कीवी की तरफ भी आगे बढ़ी। मैंने कीवी के भी कई पौधे लगाए और उसमें अभी फल आ रहा है मेरा। तो मेन यही था कि मुझे बस कुछ करना है और आगे बढ़ना है महिलाओं को साथ लेके। इसी के उसमें सर कोई भी सामाजिक कार्य हो तो मैं पीछे नहीं रहती हूँ। मैं सामाजिक कार्य में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। पिथौरागढ़ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई ऐसे नेता लोग हैं, सब मुझे पहचानते हैं। मतलब जो भी ऐसा कुछ प्रोग्राम हो मुझे बुलाते रहते हैं वो लोग। अगर मेरे को समय मिल पाता है तो मैं जाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। चाहे हमें कुछ नहीं मिलता है लेकिन हमें ज्ञान मिलता है ऐसी जगहों में जाने से। तो मैं ज्ञान बटोरने के उसमें ज़्यादा रहती हूँ कि मुझे कहीं से कुछ सीखने को मिले, कहीं से कुछ सीखने को मिले। और उसके साथ अभी हमारा एक यहाँ पे तीर्थ स्थान है, रामेश्वर कहते हैं। वहाँ पे 2 नदियों का मिलन है। एक रामगंगा और सरयू गंगा 2 नदियाँ मिलती हैं। वहाँ पे हमारा शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है। तो उसको अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानस खंड में शामिल करने की घोषणा की है। तो उसमें सर अभी मेरा प्रयास ये है कि हम वहाँ पे गंगा आरती करने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि ये तीर्थ ऐसा है कि इतना विकसित नहीं था। लोग जाते हैं, नहाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और आ जाते हैं। तो अभी हमारा इस कितनी 23 देवउठनी एकादशी के दिन हमने प्लान बनाया है कि इस बार हम वहाँ गंगा आरती शुरू करेंगे और जो गंगा आरती में दिए प्रयोग होंगे, जो गोबर के शुद्ध दिए हैं, वो मैं अपने स्तर से दूँगी। तो इस बार हम काफ़ी संख्या में वहाँ महिलाएँ भी जाएँगी और हमने प्रचार-प्रसार भी कर रखा है कि हम वहाँ गंगा आरती शुरू कर रहे हैं। इससे क्या होगा हमारे वहाँ पे एक उस तीर्थ को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने का भी अवसर होगा और सब लोगों का मान्यता भी बढ़ेगी। वहाँ पे फिर डेली गंगा आरती करने का हमारा ये है कि जिस दिन से हम शुरू करेंगे उस दिन से गंगा आरती रोज़ होगी, जैसे हरिद्वार में होती है। तो सर यही है मेरा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ और आगे को बढ़ूँ। बस एक जीवन भगवान ने दिया है, इस जीवन का हम अच्छे से उपयोग कर पाएँ और कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा नाम भी हो, सम्मान भी हो और कुछ अच्छा काम करें जिससे हमारी जो मेरे क्षेत्र की महिलाएँ हैं उस उनका भी भला हो। मेरा तो मेन फ़ोकस यही रहता है कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, जो कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जो मार्केट और ऐसी जगहों में जाने में सक्षम नहीं हैं, गाँव स्तर पे ही रहती हैं, उन उन महिलाओं पर मेरा विशेष फ़ोकस रहता है कि इन महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़ाएँ और इनकी आजीविका कैसे बढ़ाएँ। और उन्हीं के साथ मैं जब रहती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जब मैं उनके बीच में जाती हूँ, उनकी समस्याएँ सुनती हूँ
हालाँकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं खूब उनका ऐसा कुछ मदद कर सकूँ, लेकिन जितना मेरे स्तर से होता है, जैसे कोई सरकारी सुविधाएँ देनी है, किसी का आधार कार्ड बनवाना है, किसी महिला की डिलीवरी का थोड़ा-सा वो है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो मैं इन इन कामों में उन महिलाओं का सहयोग करने की कोशिश करती हूँ सर। जी। जी, जी। ये जो छोटे-छोटे कार्य सामाजिक कार्य हैं, इनसे ही हमारा समाज सुदृढ़ होता है, उसमें समृद्धि आती है और जो संघर्ष की रेखाएँ हैं, वो छोटी होती हैं और सफलता की रेखाएँ बड़ी होती हैं और फिर आता है आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय रेखा जोशी बहन के पास है। और हम आगे की बात करें, आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी से निवेदन कि वो इस संवाद में शामिल हों, ऐसी प्रार्थना। जी, जब तक व्हाट्सएप तक हम पहुँचते हैं, योगा के इस मंच पे बहुत सारी बहनें जो कि अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और योग आहार के माध्यम से, खेती के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अ, आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में आदरणीय कल्पना कोठले बहन जुड़ी हैं, मध्य प्रदेश से हैं और निवेदन ये है कि संक्षेप में आप कोई बात रखना चाहें तो आपका स्वागत। धन्यवाद दिनेश भैया जी, आपने उस मुझे काबिल समझा और पिथौरागढ़ से जो दीदी रेखा दीदी जुड़ी है उनको बहुत-बहुत अभिनंदन और स्नेह और योगाहार के सभी सदस्यों को नमन, कोटि से प्रणाम और सूक्ष्म में बारंबार नमन। तो जो सुन रहे थे अभी तक, दीदी से ये जानना चाह रहे थे हम कि जो केवी का है, वो पौधा मतलब उसके जो फल है बहुत महँगे होते हैं और वो उस रेट भी बताया आपने, एक-एक पीस 40-45 का जाता है। जी। तो उसमें मतलब कौन से विटामिन्स होते हैं और कौन से लोग खा सकते, सारे लोग तो खा सकते हैं, गरीब वर्ग तो देख भी नहीं सकता उसको, जानते भी नहीं क्योंकि वो सामान्य फल नहीं है कि हर जैसे सेब और केला रखे रहते, वैसे वो बॉक्स में रखे रहते, एक पैकेट में मतलब 4-5 फल होते हैं। वो जी। महँगे फल होते हैं, तो कौन से रोग के लिए काम आते हैं और केवी के क्या क्या वो केवी के नहीं, कीवी का पौधा क्या हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी लगा सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश में कौन से मतलब ठंडे क्षेत्र में भी होता है क्या कि सिर्फ गर्म क्षेत्र में भी होता है कि ठंडे क्षेत्र में ही होता है? ये जानना चाह रहे थे और आपने पौधों को आपने 1000 पौधों को पूरा तैयार किया, उसके लिए भी हमें पूरा गर्व हो रहा है कि आपने सर ने जैसे बोला डीडी शर्मा सर ने कि आपने पूरे 1000 पौधे तैयार करे हैं, तो उसके लिए भी आपको अभिनंदन। और आपने जो महिला को एक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का आप जीता जागता उदाहरण है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है तो कैलाश पर्वत के लिए जाते, मैं वो भी जानना चाह रही हूँ कि कैलाश पर्वत तरफ जाते हैं तो क्या वो रास्ते में मिलता है क्या? क्योंकि हम अभी तक गए नहीं, बस हरिद्वार तक के हमारी पहुँच है, ऋषिकेश तक के गए हैं। तो जब हम जाना चाहेंगे तो पिथौरागढ़ होते हुए हम केदारनाथ जाते हैं क्या? वो भी जानना चाह रहे थे। और आपके मतलब आपका नंबर लेके आप महिलाओं को कैसे संगठित करते हैं वो भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। इसके पहले भी आपको सुना था, आपको स्वास्थ्य के बारे में भी जाना था आपके पति के और अभी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है ये भी हम जान पा रहे हैं। तो हमको बहुत बहुत गर्व हो रहा है और आपके जैसे महिलाएं हैं मतलब एक स्त्री का एक मतलब बोलना चाहिए कि आप शक्ति स्वरूपा हो, आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप समाज को आप आगे बढ़ाएंगे, प्रेरणा स्रोत है आपको देख के लोग साहस आएगा जो डामाडोल होते कि हमारे पास समय नहीं, हम कैसे करें, हम महिला है तो आपको देखते हुए हमें भी बहुत मतलब प्रबलता जागृत हुई कि हम ये भी काम कर सकते, ये भी काम कर सकते। तो ऐसे स्त्री को हम रेखा दीदी को बारंबार नमन करते और अभिनंदन करते और उनके आगे के कार्य के लिए बहुत सपोर्ट मिले सभी का, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते, प्रभु से प्रार्थना करते। ओम। धन्यवाद बहन जी, आपने इतना सम्मान मुझे दिया। सबसे पहले तो कीवी के बारे में बताना चाहूँगी। कीवी सबसे मेन तो जब हमारे बुखार आने पर या किसी बीमारी के कारण किसी मरीज के प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम कीवी 4-4 5-5 पीस अगर उनको देते रहें 1 दिन का, तो 2-3 दिन में ही प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाते हैं।
और दूसरा है, इसको हर कोई व्यक्ति हर किसी बीमारी में खा सकता है। मेन इसका है, जैसे खून की कमी हो जाती है, उसके लिए भी, खून बढ़ाने में भी काफ़ी सहयोग करता है ये फल। और अगर कोई निरोगी व्यक्ति है और वैसे भी खा सकता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और जैसा आपने कहा कि न गरीब व्यक्ति नहीं खा सकता, यही हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि हम भी इतने बड़े उससे नहीं हैं। जब हमने लगाया और इसकी खेती की, तभी हमने ये फल खाया है कि ये इसका टेस्ट कैसा होता है। उससे पहले हमने ये कभी खाया नहीं था, क्योंकि हम लोगों की पहुँच से ये बाहर था। और आज हमने जब इसकी खेती करी, तो हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी खा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी खा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे फ़ायदा हुआ है इसकी खेती करने से। और दूसरा आपने पूछा कि केदारनाथ, केदारनाथ को यहाँ से नहीं, पिथौरागढ़ से नहीं जाएँगे। यहाँ जाएँगे हम आदि कैलाश और कैलाश पर्वत, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, वो पिथौरागढ़ से होके जाती है। और जैसे आप लोग कभी आएँगे तो आप मुझसे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आऊँगी पिथौरागढ़ में, मैं आपको मिलूँगी। पिथौरागढ़ के नज़दीक में ही है हमारा गाँव, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग आइए, यहाँ के दर्शन कीजिए। हमारा उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है, और इसको तो देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि है ये। और आपने क्या क्वेश्चन किया था, मैं थोड़ा-सा भूल गई हूँ। और जी, जी। आदरणीय कल्पना दीदी का प्रश्न ये था कि क्या वहाँ पे यानी वो बालाघाट क्षेत्र में कीवी लगा सकते हैं? असल में बालाघाट क्षेत्र में ये देखना पड़ेगा कि गर्म कितना है। ये ठंडे प्रदेशों का, ठंडे स्थानों का, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में खूब सफलता के साथ कीवी की खेती की जा रही है। और मेरे साथियों ने भी मध्य प्रदेश में, इधर असम में और कुछ दूसरी जगह पे प्रयोग किया है कीवी का, लेकिन वो सफलता नहीं पाई है जो पानी चाहिए। लेकिन शौकिया तौर पे हम लगा सकते हैं, ताकि देख सकते हैं कि परिणाम कि ये होता है या नहीं होता है। और आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन है कि आज हमारी जो रेखा बहन जी हैं, उन्होंने पूछा था कि टाइम कितना वो दे पाएँगी। तो वैसे ही 8:30 बजे तक आप जो ये कक्षा है निरंतर आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो दूसरे कार्य हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो कि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, कि वो आज की मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद रखें। जी, नमस्कार आदरणीय बहन रेखा जी। और आपको सुनकर के हम सबको, हमारे एक की बहनें और देश की बहनें सुन रही हैं, आपको सुनेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब चैनल, युगहर चैनल पर ये चलता भी है। तो आपने जो संघर्ष किया है अपनी शिक्षा और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते हुए, अब आप महिलाओं के क्षेत्र में जो संघर्ष कर रही है, आपकी जो समस्या, मेन समस्या आई है कि जो एपीएल और बीपीएल कि महिलाओं का नाम जो बीपीएल में नहीं था, उन महिलाओं को उस ग्रुप से अलग कर दिया है। इसके लिए मेरा एक सजेशन है, सुझाव है कि उत्तराखंड सरकार को लिखा जाए कि ऐसी महिलाएं जो जिनकी आय कम है, उनकी ऐसी महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। और हम, जब आप संघर्ष करेंगी तो सामाजिक कार्यक्रमों में आप रहती ही हैं, तो निश्चित है कि सरकार सुनेगी और हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी जी निश्चित इस पर विचार करेंगे। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा था, परंतु जैसे लाडली बहना योजना यहाँ चली है मध्य प्रदेश में, उसमें सभी बहनों को शामिल कर दिया है। कोई भी बहन, चाहे एपीएल की हो चाहे बीएपीएल की हो, इसका कोई बंधन नहीं रखा है। और वो लाडली बहना योजना में शामिल किया है, जिनको 1 महीने में अभी 1250 रुपए मिल रहे हैं। आगे आने वाली सरकार बनती है तो 3000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा और उनको एक आवास भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाएं राज्य की सरकारें बना सकती हैं। दूसरा, आपका जो वातावरण है पिथौरागढ़ का, पृथ्वीराज चौहान जी का वहाँ राज्य रहा है, ऐसा बताते हैं, ऐसा सुना है। तो वीरों की भूमि है, देवभूमि है। उस भूमि को हम यहाँ से, मध्य प्रदेश की धरती से प्रणाम करते हैं। और जल्दी से जल्दी हम सबको मिलने का मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिलेंगे। और युगहर कार्यक्रम में जो प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा होती है, समृद्ध किसान समृद्ध बने, हमारी बहनें ग्रुप और जो कंपनियां बना करके, जो एफपीओ बना करके काम कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रशिक्षण मिले, उन सब वो समृद्ध बने। इस दिशा में भी आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा
कि आप आगे बढ़ें। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, और जहां भी जो जरूरत पड़ेगी, अगर कुछ ऐसा संभव होता है आने वाले समय में, हम आप मिलेंगे और इस पर भी ध्यान करेंगे कि जो हमारी बहनें छूट गई हैं वो वंचित ना रहें और वो आगे उस ग्रुप में जुड़ सकें, काम कर सकें। इसके लिए अपन प्रयास करेंगे, मिलजुल कर प्रयास करेंगे। दूसरा, कुलदीप उनियाल जी उत्तराखंड से ही इस कार्यक्रम में, अभी युवा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उनका भी मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो आदरणीय दिनेश जी उनका भी ले लें। ओ जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी को अगर देना है तो उसको आत्मविश्वास बढ़ाने की बातें देनी सर्वोचित रहेंगी, और वो आपने वही कहा कि अगर हम साथ में करके आगे बढ़ेंगे तो हम आत्मविश्वास को जागृत कर पाएँगे। आदरणीय कुलदीप उनियाल सर, आपसे निवेदन है कि आप इस संवाद में आएँ, और आपके बाद आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन रहेगा, क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि जी अब अपने जो गृह कार्य, अपने अन्य कार्यों के लिए जाएँगी। तो मैं पहले आदरणीय उनियाल जी से निवेदन करता हूँ। जी। सभी को ओम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं श्रीमती रेखा जी, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने उत्तराखंड में इतनी हिम्मत जुटाई कि आप दोबारा जलंधर से वापस आकर आपने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जो है अपना जो है कार्य क्षेत्र चुना है, और उससे यहाँ की जो सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं उनको जो एक रास्ता दिखाया है कि पहाड़ में लौटकर भी जो है एक जीवन है। क्योंकि पहाड़ हमारा उत्तराखंड में प्लान एक त्रासदी की तरह जो है बनता जा रहा है, लेकिन आपने एक रास्ता जो है उन लोगों को दिया है जो यहाँ से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये एक बहुत एक अद्भुत और कल्पनीय है इस समय के लिए, क्योंकि सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और आपने वापस आकर जो है यहाँ पे एक हिम्मत जुटाकर जो है एक नया प्रयोग किया है, और एक प्रेरणादायी कार्य जो है आपने जो यहाँ पे किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि उत्तराखंड तो वैसे भी उत्तराखंड में जो है महिलाएं यहाँ की रीढ़ हैं। अगर महिलाएं जो है यहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो महिलाओं को अगर यहाँ पे उत्तराखंड अगर आज कहीं पे खड़ा है तो उसमें महिलाओं का बहुत भारी योगदान है। उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। और आज भी जो है देखते हैं हम तो गाँव में अगर आज हैं भी तो महिलाएं ही हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संभाला हुआ है। तो मैं आपके कार्य को नमन करता हूँ कि आपने जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है और कर रही हैं। जैसे कि आप महिलाओं को संगठित करके यहाँ के सामाजिक कार्यों में भाग लेकर के, और यहाँ के जो नए नए जो आप लोगों से मिल करके, लोग नए नए संगठनों से मिल करके आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पे उत्तराखंड में आजीविका संवर्धन के लिए, क्योंकि पहाड़ में लोगों ने अगर पलायन किया है तो आजीविका के लिए ही जो है ज्यादातर लोग यहाँ से जो है शहरों की तरफ भागे हैं। तो आजीविका के लिए जो कार्य जो हो रहे हैं यहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कीवी उत्पादन जो आपने बात की कि कीवी उत्पादन भी एक आजीविका संवर्धन से जुड़ा हुआ है कार्य है। क्यों साथ ही ये अन्य घटकों को भी हमारा ये महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी है। चाहे हमारी इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने जो है इस कक्षा में आके यहाँ पर लोगों को अपने जो अनुभव थे उनको जो है बाँटा है। उससे जो है हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हुआ है, और एक एहसास हुआ है कि पहाड़ में ऐसे भी लोग हैं जो शहरों को छोड़कर एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। जी, जी आदरणीय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रश्न आज की मुख्य अतिथि जी से है कि अगर आपके लगभग 20 मिनट अगर हम और ले सकते हैं तो आपसे अनुमति चाहेंगे, ताकि ये वार्ता आगे बढ़ते रहे, और अगर आपके कार्यों में व्यवधान है तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, मैं 20 मिनट और दे दूँगी, कोई बात नहीं। जी, आज जी। मौका अवसर मिला है तो मैं 20 मिनट दूँगी आप लोगों को।
जी। जी। इसी क्रम में जबकि हम आज की मुख्य अतिथि आदरणीय रेखा जोशी को सुन रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के एक सुंदर अंचल पिथौरागढ़ से हैं और वो किस तरह से उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाया है, कृषि कार्य को, और किस तरह से वो कृषि उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने बताया है। अगर किन्हीं सदस्यों का कोई प्रश्न अगर आज की मुख्य अतिथि से है, तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। और इस क्रम में हाँ, जी, बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर आपका, और आप इस संवाद में सम्मिलित हों। डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी उत्तराखंड की उन संस्थाओं से वाकिफ़ हैं, जिन संस्थाओं ने उत्तराखंड की विकास के लिए कार्य किया है, खासकर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, उनमें इनका मार्गदर्शन सदैव रहता है। आपसे निवेदन जी। धन्यवाद दिनेश और धन्यवाद रेखा जी। आप जो आप कार्य कर रही हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और यही है, मैं भी यही कहता हूँ जो कि हमारे मुनिया कुलदीप जी ने कहा कि महिलाओं के बिना हमारा उत्तराखंड कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं अपनी माँ को देखता था कि मेरी माँ किस तरह से काम करती थी। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। मेरा बचपन भी पहाड़ में गुजरा है। अब दुर्भाग्यवश कहें या जो भी कहें, अब देहरादून में प्लेन में रहना पड़ रहा है, लेकिन मन हमेशा ही पहाड़ में रहता है। पिथौरागढ़ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, जिस तरह से पवन जी की जुड़ी हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आगे जिनको आपसे बात करनी है। आपसे निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा मिलती है, मिलती रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस कार्यक्रम में बीच-बीच में जब भी आपको समय हो, आप इसमें अवश्य जुड़ें, क्योंकि इसमें कई विभिन्न लोगों ने आज तक इसमें आए हैं, जिनमें पद्मश्री हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं। तो इसमें जैसे डीडी शर्मा जी भी इसी में एक बार डीडी शर्मा जी जुड़े थे, और वो इसी कार्यक्रम के होके रह गए। वो मुझसे भी ज्यादा नियमित है इसमें, मैं तो बीच-बीच में कभी-कभी गोल हो जाता हूँ। लेकिन शर्मा जी जैसे लोग और दिनेश जैसे लोग, मुनीलाल जी, ये सब बिल्कुल परमानेंट सदस्य हैं इसके, और बहुत सीखने को मिलता है इसमें। अब क्योंकि जैसे आपका जीवन रहा है कि आपको सीखने की ललक रही है, तो ये सीखने की ललक ही आदमी को आगे पहुंचाती है। अगर आपको सीखने की ललक नहीं है, तो आप फिर जहाँ पे हैं कूप मंडूप की तरह ही रहेंगे, क्योंकि तब आपको लगेगा कि यही मेरी दुनिया है, इससे आगे कुछ है नहीं। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं, उससे बाहर देखते हैं, कुछ करने की ठानते हैं, तो फिर जीवन परिवर्तित हो जाता है। अपना ही नहीं, औरों का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आपको पुनः साधुवाद दूंगा, और कभी अगर पिथौरागढ़ आने का दोबारा मौका मिले तो अवश्य आपके गांव में आने की आशा रखता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। जी, आदरणीय, आपका धन्यवाद। और योगाहार की जो कड़ियाँ आगे बढ़ती निरंतर, उसमें आपका मार्गदर्शन सदैव रहता है। और आपने कहा कि लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपकी उपस्थिति आपके सदस्यों के माध्यम से और आपके स्वयं के माध्यम से है। आपने मुझे भी योगाहार से जोड़ा और मैं योगाहार का बन गया। तो ये सभी इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। हाँ, योगाहार में की विशेषता ये है कि ये निरंतरता और एक-दूसरे से जुड़ने की भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसका नाम योग और आहार हमारी भोजन और हमारी जीवन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के का कार्य करता है, ये मंच। और इसी क्रम में जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे सदस्य हैं, उनकी प्रेरणा हमें मिलती है, उनसे सीखने को मिलता है। और जब हम सीखने समझने की बात करते हैं, तो तब डॉक्टर
किशोर दुबे सर, जो कि एक किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, शिक्षक भी हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आपका हैंड रेज़ है, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद दिनेश जी। मैं इस सफर में हूँ, शायद आवाज आ रही है, तो बहन जी से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, औरों के लिए भी जानकारी होगी कि कीवी की खेती जो होती है तो कितने जी दिन की होती है, पौधा कितना बड़ा होता है, और उसमें वो यदि आप बता सके तो अच्छा रहेगा। जी, जी, आदरणीय रेखा बहन जी से प्रश्न है डॉक्टर दुबे सर का कि जो कीवी के खेती के बारे में यानी कितना बड़ा पौधा होता है, कितने दिन में फल देने लगता है, ऐसा ही प्रश्न आदरणीय दुबे सर का है। तो आप अगर बताना चाहें तो जी। जी, दुबे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। जी, कीवी का पौधा एक बेलनुमा पौधा है। इसकी नीचे से जो कलियाँ निकलती हैं, वो बेलनुमा बहुत सारी कलियाँ निकलना शुरू हो जाती है। तो इसको हमने कटिंग पे ध्यान रखना होता है कि हम सिर्फ़ एक बेल को ऊपर ले जाएँ और जो बाकी इधर-उधर की बेलें आती हैं, उसको कटिंग करना होता है। और हम एक बेल को ही आगे बढ़ाएँगे, तो वो काफ़ी जगह लेती है, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। बिना सपोर्ट के वो अगर नीचे फैल जाएगी तो उसमें फल नहीं आएगा और वो सूखती चली जाएगी। उसके लिए हमें तारों की व्यवस्था चाहिए होती है और टी वाले जो एंगल हैं उनको गाड़ना पड़ता है, उसके ऊपर तारों की व्यवस्था, उसके ऊपर उस बेल को चढ़ाया जाता है और ये फल तीसरे वर्ष से फल देना शुरू कर देती है और इसकी उम्र लगभग जो हमें सर लोगों ने बताया है 30 से 35 वर्ष है इसका जो टाइम पीरियड है और काफ़ी बड़े एरिया में फैलता है। ये एक ही बेल आपको वर्ष में 1 से 1.5 कुंटल फल एक ही बेल से प्राप्त हो जाता है। जी। जी, 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 जी। ये सुंदर जानकारी है क्योंकि आप कीवी की खेती कर रहे हैं। जी। आदरणीय दुबे सर का आवाज़ कट रही है और मैं संक्षेप में यही समझ में आता है कि अगर हम बताएँ तो ये कि जो हम इस फसल की इस फल मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। जी, जी, जी सर बोलिए। आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है सफर में और जी, 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 जी आवाज सर कट रही है। हाँ, जी। इस असल में मैं जो ये 15 बोला था डिग्री जी। आजकल हेलो जी हाँ, आदरणीय ठीक है सर। तो हम मैं आप क्या आपकी कहना आवाज़ चाहता था, आपकी आवाज़ कट रही है सर और इस बात को हम अगले दिन आगे बढ़ा सकेंगे और कुल मिलाकर कीवी की खेती पे ये कह सकते हैं कि ये कम तापमान का पौधा है और 15 से 20 डिग्री तक जहाँ तापमान होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री के नीचे तापमान रहता है, वहाँ हम इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी जब फलन होता है, जब फल आते हैं तो ये जो तापमान है और भी कम होना चाहिए और इस पर एक दिन हम पुनः चर्चा कर सकेंगे और मैं इसी बात के साथ आदरणीय रंजना बहन के पास पहुँचता हूँ कि वो आज की मुख्य अतिथि जिससे संवाद करें। जी। जी दिनेश भैया धन्यवाद और सदन के सभी मानवों को मेरा प्रणाम ओम और आज के हमारी चीफ गेस्ट बहन रेखा जी को भी सादर प्रणाम। बहुत सुंदर हमारे आज की मुख्य अतिथि रेखा जी बता रही है वहाँ के पिथौरागढ़ जो आदरणीय पवन कुमार सर ने हमें वहाँ का लाइव दिखा दिया था एक बार। बहुत सुंदर धरती का अद्भुत दृश्य है वहाँ पर हम हिमालय की बहुत सारी पहाड़ों पर देखा है ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है हमें तो जाने का कब अवसर मिलेगा ये इतना अच्छा प्रेक्षणीय स्थल है तो देखते हैं अगर हमें रेखा जी बुलाएंगे तो अवश्य जाएंगे तो बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमारी बहन जी का और सच में आज महिलाओं को संगठित करना और ये इतना सुंदर कार्य करना
एक अकेली महिला होकर जो स्वयं आत्मनिर्भर बन रही है और अन्य महिलाओं को भी संगठित करके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रवृत्त कर रही है। आपके ऐसे कार्यों को शतशः नमन, वंदन, प्रणाम करती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं जो घर में बैठ के कार्य कर रहे हैं, कुछ अपना घर ही सँभाल रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत कार्य कर रहे हैं। उनको आपको तो आपकी जो प्रेरणा लेकर उन महिलाओं ने भी कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। और बस मैं एक पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत आपके पुरुषार्थ को नमन, मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। मगर जब ये कार्य करने के लिए कभी बाहर आना-जाना होता ही है ना? महिला को तो बाहर पढ़ना ही है। तो आप कार्य कर रही थी तो इस दौरान आपको कुछ समस्या आई है? जैसे कि कभी महिलाओं को तो बहुत कभी-कभी यहाँ-वहाँ जाना, टोकना ये सब बहुत कार्य करके सँभल कर हमें कार्य करना पड़ता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए दीदी? जी, बहन जी, समस्याएँ तो बहुत आती हैं, समस्याओं का तो अब जब हम कुछ काम करते हैं तो समस्याएँ तो आती ही आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए जैसे मैं बाहर भी जाती हूँ तो मेरे परिवार का सहयोग रहता है। मैं अपने पति से पूछती हूँ, अब तो बच्चे भी बड़े हैं, बच्चे भी कहते हैं कि आप जाइए और मैं जाती हूँ तो वहाँ से कुछ न कुछ मैं ऐसा सीख के लाती हूँ जो मैं अपने बच्चों को बताऊँ, अपने पति को बताऊँ कि मैं यहाँ वहाँ से ही कुछ ऐसी नई चीज़ सीख के लाई हूँ। और ये मैं सीख के आया हूँ, तो उससे मेरे बच्चों को भी काफ़ी कुछ अनुभव मिलते हैं, मेरे पति को मिलते हैं और हम लोग मिलके फिर घर में उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं अभी कीवी की कटिंग से पौधे बनाना सीख के लाई, तो मैंने घर आके अपना अनुभव बच्चों को भी बताया, अपने पति को बताया कि ऐसे-ऐसे हम लोगों ने करना है ये। तो ये लोग पूरी मेरी सहायता करते हैं, मेरे साथ आते हैं और जैसा मैंने बताया आधा कार्य मैं करती हूँ, आधे मेरे बच्चे करते हैं, आधा मेरे पति करते हैं। तो समस्याएँ तो अब जैसे मैं घर से कभी बाहर मुझे जाना होता है तो बच्चों को समस्या होती है, खाना-पीना कौन बनाएगा और घर के और अन्य काम भी रहते हैं महिलाओं के। जी, जी, तो जी, यही तो काम रहते हैं। यही काम रहते हैं कि महिला बाहर अगर पड़े तो पूरा घर देखना पड़ता है, वो ज़िम्मेदारी और पहले है। जी, तो मेरे मैं बहन जी मेरे पति हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वज़ह से मैं आगे को बढ़ पाई हूँ। वो पूरा घर का ख़्याल भी कर लेते हैं, बच्चे भी मतलब बच्चों को भी मैंने छोटे से ही सिखा रखा है कि खाना-पीना अगर आप अकेले होगे तो कैसे बना पाओगे। तो बच्चे हैं 2 मेरे, अब बड़े हैं, बड़ा तो अभी कॉलेज जाता है, छोटा 11th में पढ़ता है। तो ये तीनों जो हैं आपस में मिल-जुल के काम कर लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे या कुछ ऐसा उनको परेशानी होगी। मुझे घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं रहती है क्योंकि मेरे पति और मेरे बच्चे सब सँभाल लेते हैं। जी, 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 बहुत सुंदर। जी। अ, आप तो अभी बड़े हैं, मगर छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है महिलाओं को, है ना? कि बिल्कुल, छोटे बच्चे को भी जब बच्चे छोटे थे, कई बार तो ऐसा भी मुझे अवसर मिला कि मैं बच्चों को साथ में लेके भी कार्य करने जाती थी। जब मेरा छोटा बेटा था तो मैं उसको गोद में लेके जब मुझे कहीं इमरजेंसी जाना होता था, तो मैं कई जगह अपने बच्चों को भी ले जाती थी। तो कभी छोटे को ले जाती थी, कभी बड़े को साथ में ले जाती थी। तो ये अनुभव मेरे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मेरे बच्चों ने जी, हर जी। जगह का इनको नॉलेज है कि कहाँ पे क्या होता है, मम्मी कैसे काम करती है, कहाँ जाती हैं और कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं। मतलब बच्चों का भी काफ़ी ज्ञान बढ़ा है। जब मेरा ध्यान बच्चा रखना, हाँ। अभी स्कूल जी, में जी। जाता है और अपने टीचर लोगों से बताता है कि वहाँ ये है, वहाँ ये, तो टीचर भी कहते हैं, "भाई तेरे को तो भई इतना नॉलेज है, कहाँ से सीखते हो तुम इतना?" तो वो कहता है कि मेरी मम्मी जी जाती हैं और मैं वहाँ गया हूँ और मेरी वहाँ से ये सीख के लाई हैं, हम ऐसा करते हैं। तो बच्चों को भी काफ़ी एक नॉलेज मिल जाता है मेरी वज़ह से। तो मैं जब कभी भी मुझे ऐसा अवसर मिले, कहीं जाना है, आना है, तो मुझे घर की कोई चिंता नहीं है, मैं जाती हूँ। और जी, मैं जी, वहाँ जी, से जी। कुछ न कुछ सीख के लाती हूँ, कुछ ज्ञान की बातें ऐसी जो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ और अपने पति को भी बता सकूँ। जी, 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 बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, आगे वो अपना भविष्य खुद बनाएँगे और आप भी
आप महिलाओं के साथ जब आप ये संगठित कार्य कर रही है, तो फिर आप उसमें ना थोड़ा योग का भी कार्य आप उसमें ऐड कर लीजिए। आप सुबह-सुबह थोड़ा-सा कुछ योग भी करिए, उनको भी सिखाइए। तो थोड़ा और फिर एक कहना था कि आप जो कार्य कर रहे हैं, थोड़ा-सा उनको ना स्कूलों में बच्चों को उसमें और ऐड करेंगे उनके साथ, तो फिर उनको भी और ज़्यादा बच्चों को आने वाले पीढ़ी को थोड़ा इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो बस मेरा यही कहना है और योग और आहार का जो ये हमारा योगाहार कार्यक्रम है, आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपने हमें बहुत सुंदर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया और जो केवी के पेड़ के बारे में जो दिनेश सर ने कहा, दुबे सर ने कहा कि वो जो पेड़ है हमारे महाराष्ट्र में शायद नहीं लग सकता है, ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ हमारे महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत रहता है। जी। तो देखते हैं अ, अगर आप अगर आप इसको लगाने का आपका मन है और अगर मेरी तरफ से जो सहयोग हो पाएगा, मेरे पास पौधे बचेंगे, तो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और आप लोग एक बार ट्राई करके तो देखिए, क्या पता सफलता मिल ही जाए। पहले से ही जैसे टेम्परेचर कम है, ऐसा सोच के हम उस काम को नहीं करेंगे, तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। आप एक बार उसको लगा के देखिए और कैसा है उसका क्या है, तो क्या पता हो जाए, ऐसा भी नहीं है, अलग-अलग क्षेत्र हैं, अलग-अलग के वहाँ पे पर्यावरण का अलग-अलग रहता है, तो एक बार आप उसको लगा के देख लीजिए, है ना? जी, 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 जी दीदी। पेड़ इसका बीज होगा या पौधा होगा लेना पड़ेगा हमें? इसका पौधा मिलेगा बहन जी, पौधा। पौधा ही जी। मिलेगा। आप चलिए, कभी पिथौरागढ़ आइएगा तो मैं आपको पौधा देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप कभी आइए और पौधे ले जाइए, निःशुल्क पौधे दूँगी मैं आप लोगों को। उसके लिए हमें राह देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा पिथौरागढ़ का। अगर ये ऑनलाइन हो सकता है पॉसिबल तो थोड़ा-सा इसका आप देख लीजिए। अगर 1-2 हमें ऐसे सबको पौधे चाहिए होंगे तो हम अ, जैसे कि महाराष्ट्र से हमारे जितने भी ले रहे हैं तो एक जगह पर आ जाएँगे आपके पौधे और हम बाँट लेंगे ऐसे, जी, अगर जी, जी। हो सकता है तो ऑनलाइन। ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगी और ऑनलाइन की व्यवस्था हो पाएगी तो मैं देखती हूँ फिर, हाँ? जी, जी, जी। जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा लगा। कल दिनेश सर ने कहा था कि आपसे संवाद करूँ, मैंने कर भी दिया था आपको फ़ोन मगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। अच्छा, जी, अच्छा। बहुत जी, अच्छा लगा मन को। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद। ठीक। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। और आप महाराष्ट्र से हैं, कई महिलाओं के साथ आगे कार्य कर रही हैं, साथ में योग के क्षेत्र में बहुत सुंदर आपका कार्य है। और ये बताएँ कि जो आदरणीय रेखा बहन जी हैं, इनका तो जो दिनचर्या है वो योग से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि जो पहाड़ का जो संघर्ष है और पहाड़ की जो संरचना है, भौगोलिक संरचना और जो रहन-सहन है, उस प्रकृति ही योग सिखा लेती है। और यही कारण है कि आपके साथ सैकड़ों बहनें जुड़ी हुई हैं, ये भी महायोग है। और साथ में जब हम एक स्थान से दूसरी जगह स्थान जाते हैं, इतने मजबूत होते हैं माध्यम से कि और हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि जो आम इंसान इन पहाड़ों को नापना कठिन मानता है। और इससे जो पहाड़ संघर्षों का एक जीवन है और जिसने इन संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महायोगी हैं। ऐसी योगी आदरणीय रेखा बहन जी को नमन है और आप निश्चित ही योग के कार्य को आगे बढ़ाएँगी, ऐसा जैसा निवेदन। एक दिन हमारे योगा योग आमंत्रित करिएगा दिनेश भैया। ज़रूर। जी, 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 जी। अवश्य ही। और असल में योग के जो आयाम हैं, जब हम देखेंगे, तो कितना बृहद योग का आयाम है और योग कितना बड़ा क्षेत्र लेकर के आगे बढ़ता है, इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। और जिस तरह से आज आप सभी ने संवाद रखा है और आदरणीय बहन जी ने समय दिया है, क्योंकि आपसे 2-3 महीने पहले ही संवाद हुआ, बीच में संवाद हुआ। और एक बार तो आप इस कार्यक्रम में आने ही वाली थीं, लेकिन घर की परिस्थिति के कारण फिर वो कार्य नहीं हो पाया। और आपकी व्यस्तता के मध्य से आपने
कुछ समय निकाला और आप हमारे मध्य उपस्थित हुई योगाहार के इस मंच पर। तो इस मंच के ज़रिए हम निरंतरता बनाए रखेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे और अन्य बहनों को भी इस योग की बेला में शामिल करेंगे, ऐसा निवेदन भी है। और साथ में समय भी इजाज़त दे रहा है और उससे पहले आदरणीय बनेश सिंह जी जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका हैंड रेज़ था। आपका संवाद हो, उसके बाद आज की कार्यशाला, आज की पाठशाला, आज का योगाहार मंच संपन्न करने की आज्ञा चाहेंगे। आदरणीय बनेश सिंह सर जी, आप अपनी बात के साथ ही सभी सदस्यों का और आज के मुख्य अतिथि जी का भी धन्यवाद अदा करें। जी, ओम। सभी को मेरा प्रणाम। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय जो जानकारी दी है, उनके लिए उनको भी बार-बार धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा ये निवेदन था कि जैसे ये जो पौधा है बेल, इनका फ़ोटो अपने ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, एक तो हम सब लोगों को पहचानने में अच्छा होगा। दूसरा ये निवेदन था कि जैसे दीदी बता रही थी कि एक बार आप प्रैक्टिकल तो करिए, कभी सक्सेस हो जाए तो बहुत उचित रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था इन लोगों का। तो क्यों ना अपन सभी लोग एक-एक पौधा मँगवा करके अपन सभी लोग प्रैक्टिकल करें, या फिर कोई यात्रा पर अगर जाता है तो यात्रियों के द्वारा दीदी से संपर्क करके पौधा भी मँगवा सकते हैं। क्योंकि यात्रा तो प्रतिदिन भारत के कोने-कोने से इन लोगों के क्षेत्र में जाती रहती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी सुविधा जोड़ करके पौधा मँगवा करके अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी ओम। जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर बात है और जो जिस विश्वास के साथ आदरणीय रेखा बहन जी ने कहा है कि हम टेम्परेचर को ही न देखें, हम अपने लगन को और अपने विश्वास को भी देखें, उसके माध्यम से हम सफलता प्राप्त निश्चित ही करेंगे। और यही बात रही कि जो हरमन शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने सोचा कि सेब का पौधा क्यों ना पहाड़ी भागों से लेकर के और जो रेगिस्तानी इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ भी पहुँचाया जाए, तो वो भी एक आत्मविश्वास की बात थी। और अगर हम प्रयोग करके देखें, तो उसका निश्चित ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात सामने आई है और ज़रूर ग्रुप में कीवी तो अब लगभग उसकी जानकारी सामान्य हो गई है और पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। और जी, और सदन से आदरणीय सदस्यों से मैं ये परमिशन चाहता हूँ, निवेदन चाहता हूँ कि अब आज का समय संपन्न होने जा रहा है। इसी क्रम में जबकि हमारी मुख्य योग शिक्षक आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने योग कराया, कल भी आपने सुंदर योग कराया और आज हम आपके साथ योग की कक्षा में आगे बढ़े हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है और साथ में आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं आदरणीय बहन रेखा जोशी जी, जिन्होंने जो खेती किसानी का कोई ज्ञान न होते हुए और मैदानी क्षेत्र में रहते हुए जब आप वापस पहाड़ों की तरफ आप लौटी और आपने ज़मीनी शुरुआत की, प्रारंभिक शुरुआत की और उसमें सफलता ही नहीं पाई, अन्य बहनों को भी आप आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत ही रोचक पहलू भी है और समझने, सीखने का एक आकर्षण का विषय भी है कि हम ऐसी अतिथियों से सीखते हैं निरंतर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आगे भी आप बने रहेंगी, जैसे रंजना बहन जी ने निवेदन किया है। और इसी क्रम में आज हम 933वें दिवस पर जबकि सभी आदरणीय सदस्यों ने निरंतरता को बनाए रखते हुए 3 वर्ष की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस क्रम में सभी क्षेत्र जो भारत के हैं, वहाँ के कोने-कोने से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इसको लाइव सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे और जो उपस्थित हैं, जो लेफ्ट हो गए हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनेश सिंह बगावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, हमारी बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय कृष्णा कुमार माथुर जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय मेनपाल गोदरा जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब जो कि आज की हमारे योग शिक्षक भी हैं और इस योगाहार के सेतु हैं, आदरणीय नीलकंठ साबले जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय परमिला चंद्रा जी और साथ में आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी। राजश्री कुशवाहा जी की आवाज़ बहुत समय से हमने सुनी नहीं है, आपको जल्दी सुनेंगे। आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय
आज की हमारे मुख्य अतिथि रेखा जोशी जी और साथ में आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनायक जी और युगहार की समस्त टीम के साथ आदरणीय पवन कुमार सर और पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन सदस्यों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल की कक्षा में मिलेंगे और आप सभी के माध्यम से आज की मुख्य अतिथि रंजना बहन जी के माध्यम से आज की मुख्य अतिथि रेखा जोशी दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपका दिनेश भैया बहुत-बहुत धन्यवाद जो रेखा बहन जी को इसी को हर मंच पर लाए और इतना महत्वपूर्ण हमें मार्गदर्शन मिला। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी का बहुत दिनों से आवाज नहीं सुना, तो अगर रामकृष्ण भैया तक हमारी आवाज जा रही है तो हाँ बहन जी, मैं क्षमा चाहूंगा। आज दीपावली में क्या कर रहे थे, क्या गए थे, कुछ पता ही नहीं आपका। बहुत सारे दीपा- आइटम खा रहे थे दीपावली में। दीपावली में वसूली अभियान चल रहा था बहन जी। वसूली अभियान ऐसा कि लक्ष्मी जिन जिन से लेना था वो उनसे मिले, और फिर जिन जिन के यहाँ से मिठाई कपड़े आते हैं अपने, उनका नियम ही है, तो मिठाई वालों को याद दिलाया कि भैया मिठाई कितनी तारीख को भेजोगे, हम मिलेंगे नहीं घर। अच्छा, और तो आप बेन कहो तो हम लेने भेजते हैं हमारा आदमी। हाँ जी। वो कैसे महाराष्ट्र से बेन- महाराष्ट्र से आई मिठाई कि नहीं आई भैया, बहन की ओर से आई कि नहीं आई? देखो, एक तो बहुत से अभी दिनेश सर की पेंडिंग है और रूप सिंह भाई की पेंडिंग है, पवन सर की पेंडिंग है। ये सब अभी सब लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं आई, क्या गलती हो गई, या मैं आदमी भेजूं वहां से कलेक्ट करूं। तो एक बहन और जुड़ गई है, रेखा जी और इनकी रेखा बहन जी से शायद मेरा काफी दिन में परिचय रहा है, मैंने नाम सुना है और मैं थोड़ा लेट जुड़ा, तो मैंने कहा अभी अलग से फोन लगा के पूछ लूंगा कि जिस पौधे के पौधे नाम नहीं आ रहा था ना उस पौधे का, इसलिए नाम बताने की कृपा करें, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था। कीवी रघुवंशी भैया आप मिठाई की बात कर रहे हैं, मगर मिठाई तो आएगी, मगर बहन का कुछ देना पड़ता है, वो कब आपने दिया बताइए। अरे तो एक आप मतलब ये सृष्टि का नियम है, जब हम उसको क्या देते हैं। आप लोगों हेलो, आभार। तो आपने रिक्वेस्ट की थी कि कीवी का था, इसकी फोटो मैं आप लोगों को शेयर कर